डॉक्टर सुधीर, एक चीज जरा मुझे समझाइए। एक तो आपका एक वक्तव्य जो जिस तरह से यहाँ शर्मा जी को लगाया गया, मुझे जरा ये समझाइए क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। जी मैं मध्य प्रदेश का इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब सारा कुछ जो हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को सामने रख के हो रहा है। जी मैं बिल्कुल ठीक से बताऊं, जब 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी चुनाव हारी, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंपैथी उनके साथ थी। लोगों को लगा कि भाई नहीं नहीं, इनको जीतना। तेजस्वी यादव, अगर आपको याद हो, जब जी 2020 का चुनाव हारे उनका गठबंधन, तो एक सिंपैथी उनके साथ थी कि भाई ये तेजस्वी को जीतना चाहिए। मैं लेकिन कमलनाथ के प्रति या कांग्रेस के प्रति मेरी जितने लोगों से बातचीत हुई है, मुझे कोई सिंपैथी नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही कि ये भाई जीतना चाहिए था, इनका वो था। पहला वक्तव्य जरा राजस्थान पे, और दूसरा वक्तव्य ये क्यों सिंपैथी कांग्रेस या कमलनाथ नहीं ले पाए हैं कि मतलब उनके प्रति कोई ये अच्छी दृष्टि नहीं 2024 में भाई उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी। पहले राजस्थान की बात, फिर मध्य प्रदेश। जी 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 आनंद जी, देखिए जो तीन राज्यों के नतीजे थे, मैं 5 में से 3 राज्यों की बात कर रहा हूं अभी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। तो तीनों राज्यों के नतीजे बहुत अप्रत्याशित तो नहीं, मैं इसको हैरत अंगेज या विस्मयकारी कहूंगा। राजस्थान ने में नेता के चयन के लिए सबसे ज्यादा समय लगा। 3 तारीख को नतीजे आए थे, आज 12 तारीख हो गई है। क्योंकि वहां पर चीजें पेचीदा थी, और जिस तरीके से नेता के चुनाव में बिल्कुल नए चेहरों को उतारा गया, वो मोदी और शाह की दूरगामी रणनीति की ओर संकेत करता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का चेहरा, और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा। तो ये जो त्रिकोण रच के जिस तरीके से सन 2024 के चुनावों के लिए चौसर या पासे फेंके जा रहे हैं या चीजें बिछाई जा रही है, वो इसकी ओर संकेत करता है। और ये जो कहना चाहिए कि मोदी और शाह की जो राजनीतिक शैली या मोडस ऑपरेंडी है, वो कहीं भी अपने पांवों के नीचे घास को उगने देना नहीं चाहते हैं। क्योंकि घास और जो तृणकुल जो है, घास और बांस दोनों एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज हैं। मध्य प्रदेश में आपने 6 सांसदों और अपने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल और तमाम लोगों को उतारा। लेकिन सबको धता बताते हुए, सबको दरकिनार करते हुए, सबको उनकी औकात बताते हुए आपने मोहन यादव को चुना, जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं बहुत अंतरंग रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चॉइस है, उनकी पसंद है, और कहना चाहिए कि उनके नुमाइंदे हैं। उनकी जुबान और उनकी शैली, अगर आप उनके पुराने भाषण या उनके चीजों पे गौर करें तो साफ दिखता है कि वो, और वही बात जो है छत्तीसगढ़ में हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने डॉक्टर रमन सिंह को तरजीह नहीं दी, और इसी पैटर्न पे चल के आपने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि राजस्थान की एकमात्र सर्वाधिक जनाधार वाली नेत्री हैं, उनको आपने दरकिनार किया। तो वही है कि आप किसी को, किसी भी क्षत्रप को पनपने नहीं देना चाहते हैं, और आपने फेसलेस चुनाव लड़ा था। इसीलिए न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी फेसलेस बेचेहरा चुनाव लड़ रही थी। और ये बाद में प्रचारित किया गया और कहा गया, क्योंकि तीनों जगह जीत गए थे, कि ये मोदी मैजिक की जीत है। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें विदा किया गया, वो इससे अधिक सम्मान के साथ विदाई के हकदार थे। क्योंकि भली टोटली उनकी लाडली बहना योजना गेम चेंजर न रही हो, लेकिन उसने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जीत में बहुत उल्लेखनीय और निर्णायक भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि आप जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बेहतर होता है कि कमलनाथ को सलाहकार या गाइड या नेता के रूप में रखा जाता, बल्कि नए, और साथ ही किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है तमाम राज्यों में, वो कांग्रेस के मुकाबले युवतम है, कहीं ना कहीं अधिक यंग है। एंटी इनकम्बेंसी था, सारी चीजें थी, लेकिन उम्र के लिहाज से और अपनी पृष्ठभूमि के लिहाज से कमलनाथ के लिए ये संभव नहीं था, या ये संभव नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान
या ज्योतिरादित्य सिंधिया या कैलाश विजयवर्गीय के मुकाबले उतना सघन प्रचार कर सकें, संपर्क कर सकें और लोगों को गोलबंद कर सकें। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फासला कोई नहीं सोच रहा था कि 60 और 160 ये स्थितियां बनेंगी। हम लोग ये मान के चल रहे थे, तो हम लोगों ने भापने में कहीं कोई गलती नहीं हुई। इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ ऐसा लोचा या कहीं ऐसा कुछ खेल हुआ है जिससे कि ये नतीजे सामने आए हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 160 का आंकड़ा पार कर गई है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो कि अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे और उन्होंने किसान आंदोलन में विफलता के बावजूद वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते एक अच्छे दावेदार हो सकते थे लेकिन वो चुनाव हार गए। प्रहलाद पटेल भी बरसों से सक्रिय हैं और पिछड़ी ओबीसी में आते हैं। लेकिन इन सबको धता बताते हुए जिस तरीके से नया चेहरा पार्टी सामने लाई है, उसमें एक तो सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखा गया है, दूसरे ये लगातार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या मोदी शाह प्रचारित करेंगे कि जो कुछ घट रहा है, जो कुछ अर्जित हो रहा है, जो उपलब्धियां हैं, जो हासिल जमा है, वो हमारे कारण है, उसमें स्थानीय लोगों की भूमिका नहीं है, वो मात्र मोहरा है और उनका काम चीजों को कहीं ना कहीं लागू करना है, अमल में लाना है और उस लकीर पर चलना है जो दिल्ली की पेंसिल या दिल्ली की कलम की नोक से उनके लिए लिखी जा रही है। आनंद। मैं डॉक्टर सुधीर, एक चीज ये बताइए, जो जो इस समय चल रहा है उसमें आपको लगता है कि अब जो पहले कांग्रेस के ऊपर बहुत से लोगों का ये था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इंडिया अलायंस लार्जर इंटरेस्ट में कांग्रेस का हार जाना बेटर है। वो इंडिया अलायंस के बहुत से पार्टनर इस तरह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के कमेंट किए हैं। मैं ये चीज इसलिए स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मोदी जी का ये 3 इलेक्शन जीतना उनका अहंकार तो बढ़ा दिया है, ये तो सामने सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये 2024 के इलेक्शन में जो क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, अमित शाह साहब साम दाम दंड भेद उसको डरा के धमका के उसके किसी के लड़के के यहाँ छापा पड़वाएंगे, किसी की बीवी के यहाँ डरा के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो 303 सीट पे बहुत कंफर्टेबल जोन पे नहीं बैठे। आपको क्या लगता है सारी चीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट के, क्योंकि जहां जहां ये सब लोग हैं वहां वहां बीजेपी की पूरी सीट है, 29 में 28, 25 में 25, 11 में, वहां पे स्कोप कहाँ है बढ़ने का, या इसी वजह से ये एक्सपेरिमेंट है कि दे आर ऑन अ कंफर्टेबल पोजीशन? देखिए आनंद जी, मोदी और शाह कतई नहीं चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान उनके हाथ से फिसले, क्योंकि 29 सीटें, 11 सीटें और 25 सीटें मायने रखती हैं। और दक्षिण भारत के चारों राज्यों में ये आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु, वहां पर इनके कोई वजूद नहीं है। और मुझे आप एक बात याद करें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। 2025 में उनकी शताब्दी अवधि जो है पूरी हो जाएगी, शताब्दी वर्ष है। और आरएसएस के लिए उसका गंतव्य, उसका अभीष्ट और उसका जो गोल है बहुत उसको सामने दिख रहा है। मोदी और सारे जी, तो मैं कह रहा था कि 2025 में जो आरएसएस का शताब्दी वर्ष होगा और उनका गंतव्य या उनका अभीष्ट या उनका लक्ष्य जो है बहुत उनको साफ दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो 1980 या 1990 के दशक में शताब्दी के शुरू में हुआ करती थी। आप याद कीजिए कि अडवाणी जब पार्टी के मुखिया हुआ करते थे तब अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और क्या नाम था, मुरली मनोहर जोशी, 3 बड़े नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में सकलेचा, पटवा, कैलाश जोशी हुआ करते थे। इसी तरह से हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक क्षत्रप, अनेक स्थानीय नेता थे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ऐसी है कि किसी भी राज्य में केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी और शाह ने वहां के स्थानीय नेतृत्व को पनपने नहीं दिया है। जहां तक हर्ष की बात है तो नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी के बजाय लालकृष्ण आडवाणी का आदमी माना जाता था। और जब गोधरा के दंगे हुए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी, तब आडवाणी ने उनका बचाव किया था। लेकिन आज पार्टी के भीतर लालकृष्ण आडवाणी
की हैसियत क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। रथ यात्रा की परिकल्पना गोविंदाचार्य की देन थी। आज गोविंदाचार्य का पार्टी में क्या हश्र है ये किसी से छिपा नहीं है। तो चाहे वो बलराज मधोक रहे हों, चाहे वो गोविंदाचार्य रहे हों, चाहे आडवाणी रहे हों, तो आरएसएस के काम करने की शैली ऐसी है कि उनसे काम निकालने के बाद उनको धता बता के चीजें जो है आगे के लिए मैनेज की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे का चुनाव में उपयोग करने के बाद अगर उनको बिल्कुल दरकिनार करते तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती। और जैसा कि आनंद जी ने कहा, ये कोई पुष्ट या प्रामाणिक या कोई अधिकृत सूचनाएं तो नहीं है, लेकिन नेपथ्य में जाहिर है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और जिस तरीके से अमित शाह या नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है, जाहिर है कि उन्होंने पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी कलें घुमाई हैं कि नतीजा वसुंधरा राजे के समर्पण के रूप में सामने आया है। और मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे या डॉक्टर रमन सिंह या कहीं और कोई भी वक्त आने पर बगावत कर सकेगा, क्योंकि ये जो एक शेर है, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। तो ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। किसी भी नेता ने आज तक भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर बगावत नहीं की। उमा भारती बाहर गई थी, वो लौट के चली आई। मध्य प्रदेश की 29 सीटें, राजस्थान की 25 सीटें और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें इनके लिए मायने रखती हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है उसकी स्क्रिप्ट जो है आरएसएस लिख रहा है। महानायक मोदी हैं और उनके सहयोगी की भूमिका में अमित शाह हैं। बाकी किरदार तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी। और स्क्रिप्ट या उसकी बातें या उसकी पटकथा आरएसएस लिखता रहेगा, क्योंकि आरएसएस को पता है कि इस देश को वो कहाँ ले जाएंगे। उसके लिए चाहे वो छल करें, प्रपंच करें, षड्यंत्र रचे, कूटनीति करें, हैटेड स्पीच का सहारा लें या मोहरों को ऊपर नीचे करें, लेकिन आरएसएस अपना खेल बखूबी खेल रहा है। और आने वाला वक्त हम सबके लिए, जो क्लास मोस्ट में या पेरिस्टोइका में या लोकतांत्रिक मूल्यों में या व्यवस्था में यकीन रखते हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन होगा। जी डॉक्टर सुधीर सर, एक चीज जो अभी बात हो रही थी इतनी सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो जाए, इन सब चीजों की बात हो जाए, बहुत देखे गए थे कि जब चुनाव हो रहे थे, जिस समय पर कई सारी चीजों की चर्चाएं थी, कहा यह गया था कि कांग्रेस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है। जातिगत जनगणना का मुद्दा उस समय खूब उठाया गया। राहुल गांधी ने लगातार उठाया, संसद के अंदर उन्होंने बाकायदा नंबर्स के साथ बात की। लेकिन अभी का जो सियासत है, जो अभी की सियासी हालात हैं, जिस तरीके से भाजपा ने समीकरण को साधा है, क्या उसमें अब ये जाति जनगणना का मुद्दा महत्वपूर्ण रह गया, या भारतीय जनता पार्टी के पास अब ये क्लेम ज्यादा बड़ा हो गया कि आप जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, विपक्ष या साझा इंडिया गठबंधन आप मांग करते रहिए, जाति जनगणना की बात करते रहिए, हम बिना गणना कराए ही सबको सारी जातियों का उनका अधिकार देने के लिए लगे हुए हैं। तो वो एक जो टेम्पो बन रहा था, जो माहौल बन रहा था इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाति जनगणना को लेकर के, क्या अब वो मेंटेन रह पाएगा? जाति जनगणना उनके लिए एक स्ट्रोक रहेगी, मास्टर स्ट्रोक टाइप की कुछ? राम प्रकाश जी, जी अभी देखिए, प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने काफी विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों को रखा और भी मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य है कि यह हमारा जो दौर है वो मुद्दों पर गैर मुद्दों को वरीयता का दौर है। सामाजिक न्याय हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और रहेगा, लेकिन जिस तरीके से धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता को पनपाया गया है, फैलाया गया है, वातावरण को विषाक्त किया गया है, उसमें हमारा बृहत्तर समाज मुझे लगता है कि संज्ञा शून्य हो गया है। मैं जानबूझकर संज्ञा शून्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और राम रसायन का जो सारा खेल है, बीजेपी को जो फला है, उसके कारण जो हम प्रेसिपिटेशन देख रहे हैं, जो अक्षेपण देख रहे हैं, उसी का नतीजा है कि एक सूबा दर सूबा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती जा रही है। कायदे से चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से मुद्दों को विस्थापित करके उनकी जगह एक गैर मुद्दे को, शिक्षा आज मुद्दा नहीं है, चिकित्सा आज मुद्दा नहीं है, अनुसंधान आज मुद्दा नहीं है, कृषि आज मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी आज मुद्दा नहीं है, महंगाई आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या रह गया है? हिंदू मुसलमान, हैट्रेड स्पीच, सनातन, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व, राम मंदिर, ज्ञानवापी, दरगाह, ये सारे मुद्दे जिस तरीके से उन्होंने हवा दी है उनको, तो पूरा वातावरण जो है भिन्न हो गया है।
1 अरब से अधिक आबादी आज की तारीख में हिंदुओं की है, लेकिन अगर खतरा किसी पर समाप्त होने का मंडरा रहा है तो वो हिंदुओं के ऊपर। पारसियों की ओर से इस तरह की कोई मांग नहीं है, सिखों की ओर से इस तरह की कोई मांग नहीं है। तो हिंदुओं के भीतर डर पैदा करना, हवा खड़ा करना और धर्म का जो सांप्रदायिकता का तंदूर दहकता रहे, वो अपनी रोटी सेकते रहे, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में इतना साहस है कि वो सिर उठा के केंद्रीय नेतृत्व को यानी मोदी और शाह को चुनौती दे। आडवाणी से लेकर हमने बाकी सारे नेताओं का हश्र देखा है। आज स्थिति यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनकी बहुत अपमानजनक तरीके से विदाई हुई है, उनके प्रति कृतज्ञता तक ज्ञापित नहीं की गई। वो कह रहे, उनसे पूछा गया आज कि आप दिल्ली जाएंगे, आपके बारे में खबर है कि आपको दिल्ली बुला लेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल दोनों हाथ खड़े कर कहा मैं दिल्ली जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में यह तक कहा कि मुझे अगर दिल्ली भेजने की कोशिश की गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या संन्यास ले लूंगा। तो मोदी और शाह के सामने जिस तरीके से स्थानीय नेतृत्व की, प्रादेशिक नेतृत्व की या इतर नेताओं की जो गति है वो आप देख रहे हैं। इसको सदगति तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुर्गति कहा जाना चाहिए। लेकिन ये इनकी शैली है और जिस तरीके से उनको फतह है या कामयाबी या सफलता मिल रही है, उससे उनके हौसले बुलंद हैं। और षड्यंत्र, छल, प्रपंच और सारी चीजों से जिस तरीके से ये इनके प्रकार सत्ता हासिल की जा सकती है, उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में भी होगा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस कतार में, जो कि शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह या वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ जो हुआ है, उसी कतार में अब योगी आदित्यनाथ भी उसी कतार में है। उनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये आने वाला समय बताएगा।